नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 5 अक्टूबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए हो। अभी हाल ही में बिहार एसएससी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, वैकेंसीज आने वाले हैं। बीपीएससी बिहार पुलिस एसआई का भी आने वाला है। तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होगा फ्रेंड्स। आप लोग इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा और हमारे अगर वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज़। बिल्कुल सही बात है। आप चुपचाप से अपनी मेहनत करते रहिए और एक दिन आपकी सफलता जो है वो शोर मचा देगी। इसीलिए एकदम कोई दुनिया आपको कुछ भी बोलते रहे, आप चुपचाप से मेहनत करते रहिए और एक दिन देखिएगा जब आप सक्सेस हो जाइएगा तो वही दुनिया बोलेगा कि नहीं नहीं, मैं तो पहले से बोलता था कि ये लड़का कुछ करेगा। ठीक है, तो आप चुपचाप से अपना मेहनत लगन के साथ करते रहिए, जरूर आप एक दिन सक्सेस होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग? ऑप्शन नंबर ए 47वां, ऑप्शन नंबर बी 59वां, ऑप्शन नंबर सी 85वां, ऑप्शन नंबर डी 101वां। तो देखिए ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत का जो स्थान है ये 47वां 47th स्थान है। इसे याद कर लीजिएगा और ये ओकला के द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 47। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्लोबल स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान 47 है। भारत ने वैश्विक मोबाइल डाउनलोड स्पीड में भारी वृद्धि की है और ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स सूची में भारत 50 में प्रवेश कर गया है, मतलब टॉप 50 में प्रवेश कर गया है। ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो 47वां है। 5G आने के बाद मोबाइल स्पीड परफॉर्मेंस 3.59 गुना बढ़ गई है। ठीक है, भारत ने मोबाइल स्पीड के मामले में यूके और जापान जैसे विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है। भारत की औसत डाउनलोड स्पीड जो है वो सितंबर 2022 में 13.87 Mbps था, जो कि इससे बढ़कर अगस्त 2023 में 50.21 Mbps हो गया है। तो ये याद रखिएगा, ये अगस्त 2023 में इतना Mbps का डाउनलोड स्पीड औसत यानी कि एवरेज डाउनलोड स्पीड भारत में है 50.21 Mbps। ठीक है, औसत डाउनलोड गति जो है गुजरात में 512.57 Mbps से लेकर उत्तर प्रदेश का पश्चिम में 19.23 Mbps है। 210.89 Mbps के साथ यूएई इंडेक्स में टॉप पर है, यानी कि यहाँ पे डाउनलोड स्पीड यूएई में सबसे ज़्यादा है। कतर में 192.71 Mbps है और कुवैत में 153.86 Mbps का डाउनलोड स्पीड है, जो कि वो कुवैत तीसरे स्थान पर है और कतर दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ओकला का स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स दुनिया भर से मोबाइल और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड रैंकिंग जारी करता है। ओकला एक सिएटल आधारित कंपनी है जो अपने फिक्स्ड ब्रॉडबैंड और मोबाइल नेटवर्क प्रशिक्षण, एप्लीकेशन, डेटा और विश्लेषण के लिए जानी जाती है। यानी कि आपको अगर आप किसी का मोबाइल आप इंटरनेट कनेक्शन लिए हैं और अगर आप इंटरनेट का स्पीड जानना चाहते हैं तो आप ओकला टेस्ट कर सकते हैं। उस पर आपको मालूम चलेगा कि आपका जो कनेक्शन है उसमें डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड कितना है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। ये इंग्लिश वर्जन है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रिपोर्ट एंड इंडिसेस जो कि 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी कल ही का वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि टीसीएस जो है वो टॉप कर गया है कंटास ब्रांड टॉप मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स में। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। बेंगलुरु लीड्स इन ग्रीन ऑफिस स्पेस एज इंडिया विटनेसेस अ 36% इंक्रीज इन सिंस 2019 के बाद। तो बेंगलुरु जो है ये ग्रीन ऑफिस स्पेस में सबसे टॉप पर रहा है। इंडियाज रैंक 40th इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। भारत का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वां स्थान है। इंडिया स्लिप्स 4 स्पॉट्स टू 56 पोजीशन इन 2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का 4 जो रैंक है वो गिर गया है। पहले 52 था, अभी 56 हो गया है।
इसे याद कर लीजिएगा अभी, यानी कि ग्लोबल टैलेंट वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान 56 है, इसे याद कर लीजिएगा। इंडिया रैंक्स फर्स्ट अमॉन्ग 154 नेशंस इन ग्रास रूट एडॉप्टेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो का एडॉप्शन में भारत का स्थान पहला है, जो कि 154 नेशन में प्रथम स्थान पर है। इन्फोसिस ओनली इंडियन कंपनी इन टॉप 100 टाइम्स बेस्ट कंपनी लिस्ट में, तो टॉप 100 टाइम्स कंपनीज बेस्ट कंपनी लिस्ट में भारत का एकमात्र कंपनी है, वो इन्फोसिस है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ रिपोर्ट इंडिसेस की बात करें तो स्विट्जरलैंड रिटेन्स द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री। स्विट्जरलैंड बेस्ट कंट्री के रूप में अब अपने पास ही ये टाइटल बरकरार रखा है, और जो कि लेटेस्ट यूएस न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट्स एनालिसिस एनुअल बेस्ट कंट्री रैंकिंग ये जारी हुआ था, ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो जारी हुआ उसमें इंदौर जो है ये हमेशा टॉप पर है और क्लीनेस्ट एयर है यहाँ पे, ठीक है। इंदौर, अमरावती और परमाणु ये रैंक्ड हायर फॉर क्लीन एयर इन इंडिया, वाइल मदुरई, जम्मू और कोहिमा रैंक्ड लोवेस्ट, यानी कि मदुरई, जम्मू और कोहिमा में सबसे यहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत कम है। सिटीज़ वेयर पुट इन 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉल्यूशन पॉपुलेशंस फॉर द पर्पज ऑफ सर्वे। दिल्ली वाज रैंक्ड 9th, दिल्ली जो है वो 9वें स्थान पर है। भोपाल सिक्योर्ड द 5th पोजीशन, ठीक है। भोपाल इसमें 5वां पोजीशन पे है। 131 cities has been identified for the implementations of the city specific action plan under this program। 131 cities इसमें सेलेक्ट किया गया था, जिसमें ये सब सारे रैंक खुल के आया, ठीक है। और भी देखिए, जम्मू एंड कश्मीर अचीव 2nd पोजीशंस फॉर स्कैन एंड शेयर ऑफ ओपीडी। ओपीडी का टोकन जो स्कैन एंड शेयर किया है उसमें जम्मू एंड कश्मीर दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र रैंक 2nd हाईएस्ट इन माइनर इरिगेशन स्कीम आफ्टर यूपी। यूपी फर्स्ट पोजीशन पर है और महाराष्ट्र माइनर इरिगेशन के मामले में दूसरे स्थान पर है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब रिपोर्ट इंडिसेस है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। जल शक्ति मिनिस्ट्री रिलीजेज रिपोर्ट ऑफ 6 सेंसस ऑन माइनर इरिगेशन। यहाँ पे द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रिलीज्ड द रिपोर्ट ऑन द 6 सेंसस ऑफ द माइनर इरिगेशन स्कीम्स, ठीक है। द जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट 2023, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए द यूनाइटेड नेशन हैज़ रिलीज अ रिपोर्ट स्टेटिंग दैट द गोल ऑफ अचीविंग जेंडर इक्वलिटी बाय 2030 एज सेड बाय यूएन। 2030 तक जेंडर इक्वलिटी अचीव कर लेना है ये गोल। इट इज़ ड्यू टू डीपली इनग्रेन्ड biased against women in various sectors such as health, education and employment and politics। यानी कि इसमें बायसनेस दिखाया गया कि हाँ लड़के ही आगे आएंगे, लड़की नहीं आएंगे, इसके वजह से। तो इसमें क्या है कि ये जो गोल है वो 2030 तक अचीव करना है। एक्टिव रेजिस्टेंस टू जेंडर इक्वालिटी एंड क्रॉनिक अंडर इन्वेस्टमेंट आर की फैक्टर स्लोइंग प्रोग्रेस एंड इवन लीडिंग टू रिवर्सल्स इन सम केसेस। तो ये है द जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट 2023, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंडिया रिटेन्स टॉप स्पॉट अमॉन्ग ईएम्स फॉर 6 स्ट्रेट मंथ, चाइना सेकेंड। तो इंडिया इसमें टॉप पे रहा है, किस में? तो ये जो मिंट एमर्जिंग है ना, एमर्जिंग मार्केट ईएम्स ट्रैकर प्रोवाइडर समरी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ based on the 7 high frequency indicator with a composite score of 73. India topped the emerging market league table in August. China and Mexico were the second and third. Mexico इसमें थर्ड है, इसे भी याद कर लीजिएगा। India topped the legal table for the 6th straight month where the highest real GDP growth in the June quarter, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी किया गया है, जिसमें से IISc बेंगलुरु का ये टॉप पर रहा है, टॉप 91 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। यानी कि इंडिया का यूनिवर्सिटीज़ में IISc बेंगलुरु टॉप पे रहा है, और इस लिस्ट में इंडिया का 91 यूनिवर्सिटीज़ इस लिस्ट में रहा है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और ये निकालता कौन है? द टाइम्स हायर एजुकेशंस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, ठीक है। इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये
टॉप पोजीशन पे रहा है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। और ये 8 बार लगातार टॉप पोजीशन पर रहा है। भारत का KIIT जो कॉलेज है, ये 6 बेस्ट इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इन, ये 6 नंबर पर रहा है, इसे भी याद कर लीजिएगा, मतलब इंडिया में, ठीक है, उस पोजीशन में नहीं, इंडिया में 6 पोजीशन पर रहा है 91 यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड, इट सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन उड़ीसा, ये उड़ीसा में टॉप पोजीशन पर रहा है KIIT, ठीक है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना। उसके बाद द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हैज़ बीन पब्लिश्ड इन KIIT DU हैज़ रिटेन्ड द पोजीशन फॉर द लास्ट ईयर। सिंगापुर रिप्लेसेस हांगकांग, सिंगापुर हांगकांग को पछाड़कर वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी बन गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। तो 15 अलग से हम लोग रिपोर्ट एंड इंडिसेस 2023 चालू किए, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक? ऑप्शन नंबर ए वाइस एडमिरल तरुण सोबदी, ऑप्शन नंबर बी PR शेषाद्री, ऑप्शन नंबर सी लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीवासन, ऑप्शन नंबर डी KN शांत कुमार। तो देखिए PR शेषाद्री जो है ये साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। PR शेषाद्री को साउथ इंडियन बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। उनका नियुक्ति 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा, यानी कि हो गया है। उन्होंने मुरली रामकृष्णन का स्थान लिया है। तो ये किनका स्थान लिया है? मुरली रामकृष्णन का स्थान लिया है। मुरली रामकृष्णन ने 1 अक्टूबर 2020 से 30 सितंबर 2023 तक MD और CEO के रूप में कार्य किए हैं। साउथ इंडियन बैंक में शामिल होने से पहले शेषाद्री इसी तरह की भूमिका में करूर वैश्य बैंक लिमिटेड से जुड़े हुए थे, यानी कि इससे पहले MD और CEO जो हैं ये PR शेषाद्री करूर वैश्य बैंक के थे। साउथ इंडियन बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक है, यानी कि ये प्राइवेट बैंक है। इसका मुख्यालय त्रिशूर में है, केरल में। इसकी स्थापना 1929 में की गई थी, ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? वेयर इज द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ BR अम्बेडकर विल बी अनवील्ड? ऑप्शन नंबर ए एकोकिक सिटी मैरीलैंड, ऑप्शन नंबर बी बैंकॉक सिटी थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए BR अम्बेडकर का सबसे लंबा स्टैचू जो है ये एकोकिक सिटी मैरीलैंड जो कि अमेरिका में है, यहाँ पे अनवील्ड किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे अनावरण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण एकोकिक सिटी मैरीलैंड में किया जाएगा। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम की 19 फीट की इस प्रतिमा का अनावरण 14 अक्टूबर को मैरीलैंड के एकोकिक शहर में किया जाएगा। तो किस दिन किया जाएगा? ये 14 अक्टूबर को किया जाएगा, इसे भी याद कर लीजिएगा। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसका नाम दिया जाएगा, इसे भी याद कर लीजिएगा। भारत में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी अलग है और यहाँ पे एकोकिक सिटी में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये किसका प्रतिमा होगा? तो ये होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ठीक है। इसे 13 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है। अंबेडकर की मूर्ति अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का हिस्सा है। यह BR की सबसे बड़ी प्रतिमा है, यानी कि BR अंबेडकर का भारत के बाहर यह प्रतिमा है, ठीक है। अगर यही पूछा जाए कि भारत के बाहर BR अम्बेडकर का सबसे बड़ी प्रतिमा, सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है, तो ये हो जाएगा एकोकिक सिटी मैरीलैंड, ठीक है। इसे मशहूर कलाकार और मूर्तिकार राम सुतार शर्मा ने बनाया है। उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में सरदार पटेल की प्रतिमा का भी निर्माण कराया है, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, इसे भी याद कर लीजिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर बांध पर है, सरदार पटेल जी का वो मूर्ति है, इसे भी याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही ऊंचा है। आपको मालूम होना चाहिए कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ऊपर है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मूर्ति है, जो कि भारत से बाहर का है, भारत से बाहर है। यह BR अम्बेडकर के संदेशों और शिक्षकों को फैलाने में मदद करेगा। अंबेडकर और यह समानता और मानव अधिकारों का प्रतीक होगा।
14 अक्टूबर को अनावरण समारोह में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। तो 14 अक्टूबर का इसका अनावरण होगा, इसे भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, 4 पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी बरकरार रखी है? तो जीडीपी वृद्धि दर यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रखा है विश्व बैंक के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए 6.3%, ऑप्शन नंबर बी 6.5%, ऑप्शन नंबर सी 7.1%, ऑप्शन नंबर डी 7.5%। तो देखिए, विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है वो 6.3 रखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है वो 6.3 बरकरार रखा है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3 पर बरकरार रखने का फैसला लिया है। विश्व बैंक ने अपनी अप्रैल रिपोर्ट में 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान पहले के 6.6% से घटाकर 6.3% कर दिया है। यानी कि पहले वो अनुमान लगाया था, फोरकास्ट किया था 6.6 रहेगा, लेकिन उसे घटा करके 6.3 कर दिया है। नवीनतम रिपोर्ट में विश्व बैंक ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में भारत की उल्लेखनीय लचीलेपन का प्रकाश डाला है। महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत 2022-23 में 7.2% के सबसे साथ तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में से एक है। इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के आर्थिक लचीलापन कई स्तंभों पर आधारित है, जिसमें से मजबूत घरेलू मांग, पर्याप्त सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, निवेश, मजबूत वित्तीय क्षेत्र शामिल है। विश्व बैंक ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में बैंक ऋण वृद्धि बढ़कर 15.8% हो जाएगी। ठीक है, विश्व बैंक ने भविष्यवाणी की है कि उच्च वैश्विक ब्याज दरों पर भू राजनीतिक संघर्षों और कम वैश्विक मांग जैसे कारकों के कारण वैश्विक चुनौतियां बनी रहेगी और संभावित रूप से तीव्र होगी। इन कारकों के कारण वैश्विक आर्थिक वृद्धि धीमी होने की आशंका है। ठीक है, विश्व बैंक ने इस बात पर जोर दिया है कि बढ़ती हुई मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन पर प्रभाव प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण होगा। इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बढ़ने की संभावना है। भारत में FDI बढ़ेगा क्योंकि वैश्विक मूल्य श्रृंखला पुनर्स्फुति होती जा रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट, और ये भारत के लिए एक अच्छा है कि भारत में FDI आएगा, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, किस संस्थान ने इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 नामक रिपोर्ट जारी किया है? ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी NSO, ऑप्शन नंबर सी UNFPA, ऑप्शन नंबर डी विश्व बैंक। तो देखिए, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जो है ये UNFPA जारी किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, UNFPA। यहाँ पे देखिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। इससे पता चलता है कि भारत की बुजुर्ग आबादी वर्ष 2050 तक देश की कुल आबादी का 20% से अधिक हो सकती है। यानी कि भारत का जो बुजुर्ग वाला आबादी है 2050 तक देश की जितनी भी आबादी होगी उसका 20% होगा। भारत की बुजुर्ग आबादी की दशकीय वृद्धि दर 41% अनुमानित किया गया है। यानी कि यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग हैं वो थोड़ा ज़्यादा होंगे भारत में। ठीक है, 2050 तक 41% होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, कोंगथोंग जिसने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कांस्य पुरस्कार 2023 जीता है, किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, कोंगथोंग विच फ्लैग द बेस्ट टूरिज्म विलेज, जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है 2023 के लिए, ये कौन सा राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर।
तो ये देखिए कोंगथोंग जो है ये मेघालय में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मेघालय। तो देखिए मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स, यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ पाई जाती है, गारो खासी, जैंतिया। तो खासी हिल्स में जो कि पूर्वी साइड में एक स्थित गांव है कोंगथोंग, इसने हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2023 जीता है। यह पुरस्कार केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए हैं। मेघालय होम स्टे योजना लागू करता है, प्रति होम स्टे 7 लाख तक की सब्सिडी प्रदान करता है। पिछले वर्ष लगभग 300 होम स्टे स्वीकृत किए गए थे, तो इसे भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है मेघालय। गारो खासी जैंतिया पहाड़ियाँ यहीं पाई जाती है इसी स्टेट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 2023 में वार्षिक IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस देश ने की है? विच कंट्री हैज़ होस्टेड एनुअल IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस इन 2023? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी पेरिस, ऑप्शन नंबर डी रोम। तो देखिए IAEA का जो जनरल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी है ये ऑस्ट्रिया के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए वार्षिक IAEA आम का सम्मेलन वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है में किया गया था। इस कार्यक्रम में भारत ने नेट जीरो हासिल करने के लिए परमाणु ऊर्जा के माध्यम से 22 गीगावाट बिजली पैदा करने की योजना की घोषणा की है। तो 22 गीगावाट बिजली पैदा करने के लिए यहाँ पे भारत के द्वारा योजना किया गया है, घोषणा किया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती ने IAEA महानिदेशक के साथ एक बैठक के दौरान परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की भारत की महत्वाकांक्षी योजनाओं को साझा किया है, ठीक है। और अगर नेट कार्बन जीरो अगर पूछ लिया जाए कि भारत कब तक होने का फैसला लिया है, तो 2070 तक ये बताया गया है कि हम नेट न्यूट्रल हो जाएंगे, नेट कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, नेट जीरो, ठीक है। 2070 तक का लक्ष्य रखा गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था, ठीक है, बी था आई थिंक सो, ठीक है, ऑस्ट्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन भारत SDG का स्थानीयकरण रिपोर्ट तैयार की है? विच यूनियन मिनिस्टर प्रिपेयर्ड द स्मार्ट सिटी मिशन इंडिया लोकलाइजिंग SDGs रिपोर्ट? ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ऑप्शन नंबर डी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो देखिए स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो है ऑब्वियस बात है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय के द्वारा ये इसको किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसको महुआ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है और हरदीप सिंह पुरी इसके मंत्री हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन भारत सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय के द्वारा UN हैबिटेट द्वारा तैयार किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि 2015 से 2030 तक 17 SDG गोल लक्ष्य प्राप्त करना है। 17 कितना SDG गोल जो है ये 17 है और इसको सभी देशों को लक्ष्य को शामिल करना है, इसको प्राप्त करना है, अचीव करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बोला गया है, इससे पता चलता है कि SCM के तहत लगभग 70% परियोजनाएं शहरों स्वच्छ पानी और स्वच्छ ऊर्जा और आर्थिक विकास पर SDG के अनुरूप है। तो ये इस रिपोर्ट में मालूम चलता है, ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी हाल ही में किस अभिनेता को प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए वहीदा रहमान, ऑप्शन नंबर बी मधुबाला, ऑप्शन नंबर सी श्रीदेवी, ऑप्शन नंबर डी ये है शबाना आज़मी। तो देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है? दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अवार्ड ये दिया गया है वाहिदा रहमान को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आता है, ठीक है। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री वाहिदा रहमान को
वर्ष 2021 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यानी कि इंडियन सिनेमा में आप सबसे बेहतरीन कार्य के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। यह केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा दिया जाता है, इसे भी याद कीजिएगा। यह पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाता है। 2021 के पुरस्कार इस वर्ष प्रस्तुत किए गए हैं क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई है। यानी कि 2021 का ये अभी दिया गया है क्योंकि उस समय कोविड का दौर चल रहा था, तो ये नहीं दिया गया था, इसलिए इस बार अभी दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये किनको दिया गया है? वाहिदा रहमान जी को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला दूसरा उत्तर पूर्व राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच इज़ द सेकेंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट आफ्टर अरुणाचल प्रदेश टू इंट्रोड्यूस ई कैबिनेट सिस्टम? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो देखिए त्रिपुरा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद त्रिपुरा जो है ये ई कैबिनेट सिस्टम लागू करने वाला दूसरा क्या है? नॉर्थ ईस्ट राज्य बना है। ठीक है, त्रिपुरा के मंत्री जो है मुख्यमंत्री मानिक शाह हैं। ये राज्य में डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सचिवालय में ई कैबिनेट प्रणाली शुरू किया है। इस प्रकार त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा और पूर्वोत्तर का दूसरा राज्य बन गया है त्रिपुरा। इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के बाद ये चौथा राज्य है भारत का त्रिपुरा, और नॉर्थ ईस्ट का दूसरा राज्य है। तो ये वाला जो फैक्ट है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के यहाँ इस लाइन से ज़रूर पूछेगा, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का पूछे तो दूसरा है और देश का पूछे तो चौथा राज्य बन गया है। ठीक है, मानिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, है ना। हॉल ऑफ फेम, ठीक है। हु इज़ द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? ऑप्शन नंबर ए लिएंडर पेस, ऑप्शन नंबर बी महेश भूपति, ऑप्शन नंबर सी रोहन बोपन्ना, ऑप्शन नंबर डी यूकी भांवरी। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले यानी कि नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति जो है ये लिएंडर पेस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, लिएंडर पेस। कई ग्रैंड स्लैम विजेता लिएंडर पेस खिलाड़ी वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बन गए हैं। 50 वर्षीय पेस 2024 की कक्षा के लिए घोषित 6 नामांकित व्यक्तियों में से एक थे। खिलाड़ी श्रेणी में उनका मुकाबला कारा ब्लैक, एना एवालोविच, कार्लोस मोया, डैनियल नेस्टर और फ्लाविव पेनेटा से होगी। चीनी खिलाड़ी ने 2019 में ITHF में नामांकित होने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बनी थी। इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन। किस संस्था ने सामाजिक ब्रांड के माध्यम से 1000 करोड़ से अवधि जुटाए हैं, यानी कि अधिक 1000 करोड़ से अधिक रुपए जुटाए हैं? विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रेज्ड मोर देन 1000 करोड़ वाया सोशल मीडिया? सोशल बॉन्ड के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए कौन संस्था के द्वारा जुटाया गया है? ऑप्शन नंबर ए NHB, ऑप्शन नंबर बी नाबार्ड, ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी सिडबी। तो देखिए सोशल बॉन्ड के द्वारा 1000 करोड़ रुपए जो है ये नाबार्ड के द्वारा जुटाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड इसका फुल फॉर्म है, ने 1040.50 करोड़ की कुल आकर के साथ अपना पहला रुपए मूल्य पहले AAA स्टेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया है। पात्र स्थानगत निवेशकों को निजी तौर पर जारी किए गए बॉन्ड
29 सितंबर 2023 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाएंगे। प्रत्येक बॉन्ड का अंतिम मूल्य 1 लाख रुपए है। बेस वैल्यू यानी कि बेस वैल्यू का आकार जो है 1000 करोड़ है, जिसमें से 2000 करोड़ तक ओवर सब्सक्रिप्शन बनाए रखने का भी विकल्प है। तो इसे याद कर लीजिएगा। ये नाबार्ड के हेड कौन है? तो गोविंद चुनतालू है, इसे भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन है, कोई भी अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बिहार एसआई हो, बिहार दरोगा हो, आने वाले बीएसएससी का जितने भी एग्ज़ाम्स है, एसएससी, रेलवे, जीडी, यूपी पीएससी का जो भी एग्ज़ाम्स होगा, स्टेट पीएससी का प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सारे एग्ज़ाम्स में ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।